टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर प्रतापगढ़ में बिजली कर्मचारी पर हमला करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। बिजली कर्मचारी पर हमला करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही बिजली बिल वसूलने के लिए आई टीम पर किया था इसने हमला। कर्मचारी के सिर पर आई थी गंभीर चोट। दर्ज हुआ था केस। जेठवाड़ा पुलिस ने जगदीशपुर तिराहे के पास से इसे पकड़ लिया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सिख समुदाय ने नगर में निकाली है कीर्तन यात्रा। और साथ ही आपको बता दें, सिख समुदाय के द्वारा प्रतापगढ़ के नगर में ये कीर्तन यात्रा निकाली गई है, जिसके तहत लोगों को आमंत्रित किया गया। और साथ ही गुरु गोविंद सिंह की माता व बेटे की शहादत पर निकाली गई ये यात्रा पंजाबी मार्केट चौक होते हुए पंजाबी कॉलोनी गुरुद्वारे में हुई समाप्त। पंजाबी कॉलोनी में कीर्तन के बाद प्रसाद बांटा गया। कुलदीप सिंह, जसबीर सिंह और साथ ही सतनाम सिंह, मंजीत सिंह, गोविंद आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खबर इटावा से है, जहां पर इटावा के एक विद्यालय में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इटावा पढ़ेगा, बीलमपुर बढ़ेगा। बीलमपुर ग्राम पंचायत बीलमपुर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समायोजन किया गया। इटावा ग्राम पंचायत बीलमपुर में बढ़ेगा, बीलमपुर बढ़ेगा। बीलमपुर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का ग्राम प्रधान राकेश कुमार वर्मा के द्वारा टॉपर छात्रों को साइकिल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख गणेश राजपूत एवं डॉक्टर सौरभ दीक्षित पूर्व चेयरमैन के रूप में प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। और ग्राम पंचायत बीलमपुर में ग्राम प्रधान के द्वारा दूसरी बार कक्षा छात्रों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तीर्ण छात्रों को साइकिल वितरण की गई है। और साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पढ़ने और बढ़ने के लिए जागरूक किया गया। वहीं ग्राम पंचायत में अच्छे अंक पाने के में जनपद में उत्तीर्ण आने वाले गोलू उर्फ तनिष राजपूत को पंचायत मित्र बनाया गया। इस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा उत्तीर्ण छात्रों को साइकिल वितरण की पहल का सराहनीय कार्य की प्रशंसा की गई। साथ ही ग्राम प्रधान के द्वारा उत्तर प्रदेश में बीलमपुर नंबर 1 पंचायत का महत्वपूर्ण दर्जा दिलाया गया। पढ़ेगा बीलमपुर बढ़ेगा। बीलमपुर में आज एक ग्राम प्रधान जी के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को टॉपर को साइकिल वितरण की गई और सम्मान किया गया। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे बीलमपुर प्रधान के बीलमपुर ग्राम के जो लोकप्रिय प्रधान हैं एडवोकेट राकेश राजपूत, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस वर्ष हो रहा है, ये हर वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ प्रतिभा सम्मान। इसमें बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में जो प्रथम अच्छे अंकों से प्राप्त होते हैं जिनको, उनको बड़ा एक साइकिल या कुछ इस तरीके का बड़ा उपहार दिया जाता है। और साथ में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो ये एक समाज के लिए एक प्रतिस्पर्धा है बच्चों के बीच में कि अगर हम पढ़ेंगे
तो हमारा गांव समाज बढ़ेगा, हमें भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये प्रतिस्पर्धा जो प्रधान जी ने शुरू करी है ये बहुत अच्छी है, इसके लिए काबिल तारीफ है ये। और हम लोगों को बुला के प्रधान जी तो कृतज्ञ कर देते हैं इस मामले में। बहुत अच्छा ये कदम है प्रधान जी का। अच्छा, ग्राम प्रधान के द्वारा काफ़ी अच्छा इस गांव में विकास कार्य कराया गया है और देखा जा रहा है कि नंबर 1 पंचायत जनपद में की गई, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने समाज, अपने ग्राम, अपने आवास के आसपास लोगों को पीड़ित नहीं देखेगा, वो अपने आप ही जिले में प्रथम स्थान उसका प्राप्त हो जाएगा। साफ सफाई रखेंगे, आप लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को इस तरीके के इन कार्यक्रमों के, इस छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जब आप प्रतिस्पर्धा और एक वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अच्छा, प्रतिभा सम्मान समारोह में जो आज किया गया है, बच्चों को चीर देकर टॉपर वितरित किए गए, सम्मान दिया गया है, तो संदेश क्या देना चाहेंगे आगे छात्र छात्राओं को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे राजपूत समाज की कि हमारे राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा समय और बहुत बड़ी सब्सिडी एक अपने ही बैकवर्ड समाज के लोगों ने खा ली। राजपूत समाज के प्रधान जी, आज आपके द्वारा सम्मान समारोह बच्चों को किया गया पड़ेगा बीलमपुर बढ़ेगा बीलमपुर के नाम से, जो आपने एक प्रतिभा छात्र छात्राओं को सम्मान के रूप में उपहार देने का आपने जो शुरू किया, क्या कहेंगे इसके लिए? ये इस कार्यक्रम को कराने का मेरा केवल एक उद्देश्य है कि बच्चों में आपस में कंपटीशन बढ़े, प्रतिस्पर्धा बढ़े और वो पढ़ाई के प्रति रुचि लें और अगली वर्ष ये सम्मान पाने के लिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाकर पास हो और जिससे बीलमपुर का नाम रोशन हो। और ये केवल बीलमपुर के लिए नहीं, मेरी ये जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मेरा निवेदन है कि और आसपास के गांव में भी अगर ये कार्यक्रम शुरू हो तो बच्चों में जो पढ़ाई के प्रति अरुचि हो रही है तो उसमें रुचि बढ़ेगी और बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, इस वर्ष कितने लोगों को आपने सम्मानित किया साइकिल वितरण करके? ये जो कार्यक्रम हम कराते हैं इसमें 10th में ग्राम पंचायत में जो सबसे टॉप आता है उसे एक साइकिल, 12th में जो टॉप आता है उसे एक साइकिल, बकाया 10th और 12th में जो बच्चे पास होते हैं उनको मेडल, पेन या शील्ड वगैरह देकर हम सम्मानित करते हैं। जितने भी बच्चे पास होते हैं उनको हर बार सम्मानित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा प्रधान जी, प्रतिभावान सम्मान समारोह जो आप करते हैं तो कितनी मतलब लोगों को प्रेरणा मिली है और क्या आगे बच्चों को अपने पढ़ाने की कोशिश करेंगे? ये कार्यक्रम जब हमने स्टार्ट किया है तो उसके बाद से बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि वकील साहब क्या साइकिल अगली बार मुझे मिलेगी? तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस बार आप 9th में हो, अगर अगली बार आप पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो आपको 100% साइकिल मिलेगी। तो कई बच्चों ने मुझसे ये कहा कि वकील साहब अगली बार मुझे साइकिल प्राप्त करनी है, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े। तो मुझे लग रहा है कि इससे बच्चों में रुचि बढ़ रही है और वो सफल भी होंगे। अच्छा वकील साहब, छात्र छात्राओं को गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं सभी गार्जियन से जो अभिभावक है उनको मेरा केवल इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य यही है कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, अधिक से अधिक उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाएं। अगर मोबाइल भी बच्चे यूज़ करते हैं तो मोबाइल में आप ये बच्चों पे ध्यान रखें कि वो रील्स वगैरह देखते रहते हैं। हम लोग मोबाइल में भी पढ़ाई के कई हैं जो हम पढ़ने के बच्चे मोबाइल से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें, उन्हें बाल्यपन से खेती किसानी के कामों में न लगाएं। बहुत ही अगर ज़रूरी काम है तो ही उन्हें लगाएं, वरना उन्हें पढ़ने के लिए समय दें और थोड़ा बहुत समय खेलने के लिए। बकाया बच्चों का जो पढ़ जाएंगे तो वो आपका ही नाम रोशन होगा आगे चल के। खबर इटावा से है, जहां एकदिल क्षेत्र में NH-19 पर बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें, सड़क दुर्घटना होने से इटावा में NH-19 पर टल गई है। इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे NH-19 पर ओवरटेक करने के प्रयास में रविवार शाम को बड़ा हादसा होते होते बच गया। हाईवे पर ट्रक से आगे निकलने के प्रयास में कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद कार अनियंत्रित हो गई और साथ ही आगे चल रहे अन्य 2 ट्रक में भिड़ गई, जिससे हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ते हुए दूसरी साइड निकल गई। गनीमत रही कि दूसरी इस वाहन से आ रही नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कार के ट्रक के साइड में टकराने से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। गनीमत रही कि परिवार के लोग बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को हाईवे से हटवाकर यातायात सामान्य कराया है। बातचीत के दौरान पुलिस ने बताया कि कार चालक अनिरुद्ध यादव पुत्र कमलेश कुमार निवासी नगला बलदेव सिंह थाना
बैतपुरा इटावा बांदा में पुलिस में तैनात है। छुट्टी लेकर परिवार के साथ घर आ रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। खबर अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार के चेयरमैन अध्यक्ष श्री राकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश गोला प्रजापति जनपद अमरोहा में प्रथम आगमन पर नगर पालिका परिषद में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिसर में पुष्प मालाओं, अंग वस्त्र, ढोल नगाड़ों एवं भारत माता के जयघोष के साथ अतिथियों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उज्ज्वला योजना के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत का मान सम्मान विश्व पटल पर निरंतर बढ़ रहा है। मोदी जी आज वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही उनके नेतृत्व में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना सहित सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। वहीं राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम प्रकाश गोला प्रजापति आज लोकसभा अमरोहा का चेयरमैन मनोनीत किया। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश तीव्र गति से विकास कर रहा है। आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा में महेंद्र सिंह और साथ ही गुरबचन सिद्धू, नमामि गंगे जिला संयोजक गुड्डू सिंह और जोगेंद्र सिंह, इंजीनियर महिपाल सिंह चौहान, सपना प्रजापति, भागवती प्रजापति, सोनू ठेकेदार, सचिन शशि चौहान, आकाश प्रजापति, सुरेश कुमार प्रजापति, अंकुश पाल एडवोकेट, मनमोहन सिंह सेन, डॉक्टर सुमीर चंद, डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति, सचिन प्रधान, ओम प्रकाश, योगेश कुमार पाल और साथ ही सभासद सुरेश कुमार, उमेश सेठ, डालचंद आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो आपको लोकसभा का चेयरमैन बनाया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थी योजना का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आदरणीय राकेश प्रजापति जी को, जो उज्ज्वला गैस योजना के राष्ट्रीय स्तर पर चेयरमैन हैं। और अगर हम देखें तो ये उज्ज्वला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है, जिन्होंने देखा है कि महिलाओं की आँख खराब हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो दमा हो, टीबी हो, आदि आदि। उसने उज्ज्वला गैस का 1 मई 2016 को
प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश में, तो मैं प्रधानमंत्री जी को तो धन्यवाद दूंगा, साथ साथ अपने जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको धन्यवाद दूंगा, और विशेष आभार मैं आदरणीय राकेश जी का व्यक्त करूंगा। राकेश जी ने मुझे ये दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा कि उनकी कसौटी पर मैं खरा उतर सकूं। आज का जो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या इसके समाज को लाभ होंगे? साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश प्रजापति, चेयरमैन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी विभाग। आज मेरा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि अमरोहा के अंदर मेरा प्रवास हुआ है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का हमने विस्तार करना है, उसी के माध्यम से आदरणीय माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पंकज जी, जिनकी प्रेरणा से हम पूरी यूपी के अंदर प्रवास करेंगे। मैं साधुवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतृत्व को। आज हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आदरणीय माननीय पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे, आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश जी को आज इस लोकसभा का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी विभाग का हम चेयरमैन नियुक्त करते हैं। हमारे सह आग्रह को स्वीकार करते हुए आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करा। मैं साधुवाद दूंगा अपने सांसद आदरणीय श्री कंवर सिंह तंवर जी को, जिनकी प्रेरणा से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे चौधरी कंवर सिंह जी लगातार क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, हमारे ओम प्रकाश जी के सानिध्य के अंदर हमारी जो विधानसभा रहेंगी वो अमरोहा, नौगांवा, धनौरा, हसनपुर और गढ़ मुक्तेश्वर। साथियों, आज हमने इसका शुभारंभ माँ गंगे के पावन भूमि से इसका शुभारंभ किया है, और 14 जनवरी को जो हमारी मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, जिसको पूरा भारत अनेकों अनेक रूप में मनाता है, उस पर्व के माध्यम से हम अमरोहा इस लोकसभा के अंदर आदरणीय माननीय चौधरी कंवर सिंह तंवर जी के नेतृत्व में, आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में हम 100+ कनेक्शन जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उन परिवारों में वितरण करेंगे जिन परिवारों को इस गैस कनेक्शन चूल्हे की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उन परिवारों को हम यहाँ पर गैस चूल्हा, सिलेंडर, पाइपलाइन और रेगुलेटर वो हम निःशुल्क देने का काम करेंगे। साथियों, आज जिस प्रकार से हमारी अमरोहा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ सुंदर बैठक बुलाई, आपने यहाँ पर जिस प्रकार से लाभार्थी योजना का जिस प्रकार से काम किया, मैं सभी साथियों को साधुवाद दूंगा। आपने मुझे बुलाया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज जो आपको लोकसभा का चेयरमैन बनाया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला, खबर कानपुर नगर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब से एसआईआर हुआ है, एसआईआर के बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव हुए जिसमें आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 27 में चुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी की ओर गुंडा राज को, जंगल राज को और कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और साथ ही कानपुर हो या चाहे दूसरा जिला, गुंडों की
पवाड़ा थी और आज गुंडा दुम दबाकर भागे हैं। और साथ ही संभल में 8 बीघा जमीन मस्जिद के नाम पर कब्जा करने के मामले में कहा कि जांच चल रही है और कार्रवाई भी होगी। कानपुर में जूनियर डॉक्टर द्वारा जिंदा मरीज को मृत घोषित करने वाले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्रवाई हुई है। एक चिकित्सक को, एक स्टाफ नर्स को और साथ ही एक अन्य कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच कमेटी बनाई गई है और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सूपड़ा साफ हो गया और इनको लगता कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। संभल में 8 बीघे जमीन मस्जिद के नाम पर कब्जा करी गई, जहां पर दुकान मकान बना ली गई, तो उसकी जांच चलेगी, कार्रवाई होगी। उधर पीछे लगे कार्रवाई हुई है उसमें कानपुर के मेडिकल कॉलेज के मामले में एक चिकित्सक को, एक स्टाफ नर्स को और एक अन्य कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। जांच कमेटी बनाई गई और भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। सर, हुमायूं का एक बयान आया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद यहाँ पर वहाँ पर बनाई जाएगी और अयोध्या नहीं है। भैया कोई विशेष बात तो नहीं है। अब भैया हो गया, आप गाड़ी चलने अभी आगे कार्यक्रम चलो, क्या धक्का खा रहे हो, आगे चलो, आगे हो जाओ भाई, उतर अरे आप लोग इधर हो भैया, लीड रुको, कट कर दो। खबर सीतापुर से है, जहां आवारा सांड के हमले से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत का मामला प्रकाश में आया है। अचानक दौड़कर आए आवारा सांड ने व्यक्ति को जमीन पर कई बार पटका है। गंभीर अवस्था में परिवार वालों ने व्यक्ति को पहुंचाया था अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृत घोषित और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। जनपद के महुली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। तुम्हारा जयकरण यादव। कौन खत्म हुआ है, क्या हुआ था? भाई हमारा। क्या नाम रहे? हरिकरण। उम्र कितनी रहे? उम्र 40-45। कैसे मौत हुई? सांड मार दी। सांड? हाँ। क्या कर रहे हैं? चारा डाले गए रहे सवेरे अपने बैल। हाँ। चारा डाले गए, वो छुट्टा रहा है। हाँ। वो मारते रहो इनका। मारे लगा? मारते। हाँ। फिर क्या हुआ? सुबह जब लोग 4 बजे जब पहुँचे वहाँ, तब पहले मिले। अच्छा, वहीं खत्म हो गया अस्पताल में? नहीं, वहीं खत्म हो गया। फिर अस्पताल लेके आए रहो? नहीं, सांस रहा है, बाकी शरीर में हो रहा है, तो लेके आया नहीं अस्पताल के यहाँ। तो यहाँ डॉक्टर खत्म। सिंग भोंगती थे का? सिंग घाव कहूँ नहीं बनो, अंदरूनी से चोट लगी। अच्छा, कौन गाँव का मामला? कुसैला थाना महुली। ठीक है। खबर भागलपुर से निकलकर सामने आ रही, जहां पर भागलपुर में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। भागलपुर में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास पर संपन्न हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टी की भूमिका को याद किया गया और साथ ही पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र, संविधान और देश की एकता के लिए काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की।
मैं पूरे भागलपुर वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय में इसकी नींव डाली गई थी और वहीं से भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ है देश का, यही किया है। और आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, पटेल साहब, सभी लोगों ने मिलके भारतवर्ष को आजाद करा के आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज स्थापना दिवस जो कांग्रेस का है, इसको हम लोग याद करते हैं और हम लोग सभी लोग प्रण करें कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग जो भी होगा हम लोग करने को तैयार है। जो आज देश का हालत आप देख रहे हैं, क्या मजबूती आ रही है, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी का आज दिवस है। हम लोग खुशी मनाते हैं और आपको कहते हैं कि हम लोग प्रण करते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक स्थापना दिवस है कांग्रेस का। 1885 में भारतवर्ष को आजाद कराया। लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाना है जो आज खतरे में पड़ा हुआ है। जो आज देख रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप याद कीजिए भारतवर्ष को आजाद कराने में यही कांग्रेस पार्टी, यह सिर्फ विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी नहीं, अपने विचारधारा चलती है और सबको एक साथ लेके, सभी जाति, सभी समुदाय, सबको लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आईपीएल की तर्ज पर भागलपुर में बीसीएल का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें, भागलपुर क्रिकेट लीग का आयोजन आईपीएल की तर्ज पर किया गया है। भागलपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल की तर्ज पर शहर में भागलपुर क्रिकेट लीग का महाआयोजन होने जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक सनडिस्क कंपाउंड मैदान में इस लीग का आगाज किया गया है, जहां क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। बीसीएल में देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों के युवा क्रिकेट भी इस लीग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही बीसीएल के जरिए भागलपुर में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी। जी, बीसीएल एक ऐसा टूर्नामेंट हो चुका है अभी भागलपुर के लिए कि इस टूर्नामेंट से खेल के डिस्ट्रिक्ट में टीम में जगह बना रहे हैं, स्टेट में जगह बना रहे हैं। तो हमें लगता है कि और युवाओं आएंगे अगले साल से इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। इस बार भी बहुत दूर दूर से बच्चे आए। जी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं यहाँ पे, ट्रायल दिए। ट्रायल देने के बाद ऑनर लोगों को जो बच्चे पसंद आए उसको लिया गया उसके टीमों में। तो इससे और है कि अगले साल से और भी अच्छे प्लेयर सब आपको दिखने लगेंगे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, इस बार जो है बहुत ही बेहतरीन खास रहेगा। खास नहीं, विशेष रूप से खास है इस बार। और ये बीसीएल का सीजन 4 है। इस बार टीम की भी संख्या बड़ी है। 8 टीम इस बार भाग लिए है इसमें। और इनका आगाज हम लोग 3 तारीख से मैच का आगाज कर रहे हैं और 2 तारीख को शाम में एक इनॉग्रेशन रखे हुए हैं। इनॉग्रेशन जिस तरह से आईपीएल में आप देखते हैं कि मैच उद्घाटन से पहले एक इनॉग्रेशन होता है, वो इनॉग्रेशन फुल्ली आईपीएल के तर्ज पे, ये सारा जितना बीसीएल देख रहे हैं जिस तरह से आईपीएल का तर्ज होता है उसी तरह से हम लोग जो है ये बीसीएल कर रहे हैं। 30 तारीख को एक रोड शो का हम लोग शहर भ्रमण के लिए 8 टीम के साथ, 8 टीम के प्लेयर, उनके ऑनर के साथ, कैप्टन के साथ हम लोग शहर भ्रमण कर रहे हैं। और 2 तारीख को शाम में इनॉग्रेशन है, 3 तारीख से मैच स्टार्ट है और ये लगातार मैच जो है 13 तारीख तक चलेगा। अब मौसम के अनुसार यदि मौसम ठीक ठाक रहा तो 13 तारीख को फाइनल होगा। मौसम में किसी तरह का गड़बड़ी रहा तो ये मैच एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि लगातार पिछले 3 सीजन से ये चौथा सीजन है, सीजन 4 बीसीएल का, जो कि भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में ये मैच लगातार हो रही है ये 4 सालों से। और इस बार इस सीजन का सबसे मेन बात है कि इनका मैच जो है हम लोग 2 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, शाम में इनॉग्रेशन है और 3 तारीख से मैच स्टार्ट है। इसमें मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये आज के दिन जो आज 28 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, इसमें ड्रेस का भी वितरण करेंगे। सारे टीम का आज ड्रेस वितरण हो जाएगा और ये 8 टीम हम लोग इस बार तैयार किए हुए हैं और 8 टीम के ऑनर यहाँ पर भी उपस्थित हैं, जिसमें सुजीत कुमार केसरी, अमित कुमार, आकृति वर्मा, राहुल सिंह, आलोक कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, श्रीमती मोनिका देवी, ओम दिवाकर, ये 8 टीम के ऑनर है हमारे। और
हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 8 टीम के साथ, सारे ओनर के साथ, सारे प्लेयर के साथ 30 दिसंबर को हम लोग एक रोड शो करने जा रहे हैं, जो कि सुबह यहाँ से हम लोग 9 बजे के आसपास, 8 से 9 के बीच में हम लोग निकलेंगे, पूरे शहर भ्रमण करेंगे। ये सैंडिस ग्राउंड गेट के पास से हम लोग निकलेंगे, पूरे ऐसे शहर भ्रमण करते हुए फिर वापस इस ग्राउंड में आएंगे। और 2 तारीख को, जैसे कि मैंने बताया, एक इनॉग्रेशन रखा गया है, एक फंक्शन जो जिस तरह से आईपीएल में देखता है कि मैच स्टार्ट होने से पहले एक इनॉग्रेशन किया जाता है, वो इनॉग्रेशन 2 तारीख को शाम में हम लोग रखे हैं और 3 तारीख से सुबह से मैच स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और इसमें जो भी लोग इनॉग्रेशन में सारे पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, भागलपुर से हम लोग सभी पदाधिकारी को आमंत्रित किए हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे, सबका सम्मान होगा। साथ साथ जो है 3 जनवरी से जो मैच स्टार्ट होना है, वो मैच जो है, पहला मैच 3 जनवरी को जो होगा, ये कौन सा टीम, बटेश्वर पलटन वर्सेस करनगर किंग, बटेश्वर पलटन वर्सेस जो करनगर किंग का पहला मैच होगा। और दूसरा मैच जो है त्रिलोकीनाथ टाइगर्स और बुढ़ानाथ चैंपियन का होगा। उनके लोकल जितने भी बच्चे हैं, उनको बेहतर क्रिकेट बनाने के लिए हमारे इस T20 प्रीमियर लीग के चेयरमैन विजय यादव जी ने प्रयास किया है। एसोसिएशन इनको दिल से धन्यवाद देती है। हम लोग 8 टीम बनाए हैं भागलपुर में, और कुछ बाहर के बच्चे भी इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो बिहार के अच्छे प्लेयर हैं, बिहार के हैं। और भागलपुर के मैक्सिमम बच्चे, अंडर 16 के बच्चे खेल रहे हैं, अंडर 19 के बच्चे खेल रहे हैं, 23 के बच्चे खेल रहे हैं और सीनियर खेल रहे हैं। और कुछ जो छोड़ चुके हैं क्रिकेट, जो बहुत सीनियर है, वो भी इसमें खेल रहे हैं। तो एक तरह से ये क्रिकेट का मेला है। और यहाँ हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि अब क्रिकेट बिकम द प्रोफेशन, नाउ इट इज नॉट ओनली गेम, यह प्रोफेशन है। अगर इसमें तुम बेहतर करते हो तो तुमको बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में मौका मिलेगा, बीसीसीआई में मौका मिलेगा। और इस मैच से हमें पूरा विश्वास है कि भागलपुर के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और जो हमारे ऑनर हैं 8 टीम के, मैं उनके प्रति भी एसोसिएशन के तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सक्रिय भागीदारी से यह टूर्नामेंट सफल होगा। और हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, विशेषकर सुबीर मुखर्जी जो यहाँ सारे कार्य को देख रहे हैं, सचिन कुमार जो एक टीम के कैप्टन भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं क्रिकेटर, वो खुद ही काम करके इसको सफल बनाने में विजय जी के साथ लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे बीच में विजय यादव जी हैं। और ये सामाजिक आदमी है, शैक्षणिक आदमी है और समाज के हर गतिविधि में भाग लेते हैं। एक बार पुनः सारे पदाधिकारियों की तरफ से। जोगसर के खरमनचक में दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी में डूबने से नीरज कुमार की मौत हो गई। आपको बताते हैं भागलपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक मोहल्ले में एक दर्दनाक हादसे में नीरज कुमार की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई है, और जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और साथ ही आपको बता दें, इसी दौरान आपको बता दें कि बीते शाम कल अपने घर की छत पर पानी की टंकी की जाँच करने के लिए गए थे। इसी दौरान वह टंकी में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। नीरज कुमार अपने घर में अपने वृद्ध मां के साथ रहते थे, जबकि उनका भाई अमेरिका में नौकरी करता था। जब देर रात तक नीरज घर नहीं लौटे तो उनकी मां ने अपने बड़े बेटे को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद बड़े भाई ने पास में रह रहे लोगों को इस घटना के बारे में बताया। मोहल्ले के लोग रात में अपने सर से नीरज की तलाश करने लगे। तलाश के दौरान एक पड़ोसी जब छत पर गया तो उसने देखा कि नीरज पानी की टंकी में डूबा हुआ है और उसका आधा शरीर बाहर निकला हुआ था। यह देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना जोगसर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। ये घटना हुआ, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? नीरज कुमार नाम था मृतक का। कल शाम 7 बजे जो है घर से निकले भोज खाने के लिए।
ठीक है, बगल में जो है श्राद्ध का भोज था, तो वहीं भोज खाने निकले थे। उसके बाद जो है शाम रात में आए नहीं, तो उनकी मम्मी जो है अपने लड़का को फोन किया कि नीरज उर्फ रॉकी आए नहीं है, सो पता नहीं कहाँ है, जो हमको घबराहट हो रही है, कहाँ है नहीं है, बेचैनी सबको हो जाती है। तो उसी में जो है फिर वहाँ उनका जो छोटा वाला लड़का जिनको कॉल किया था वो USA में रहते हैं, और वो जो है हमको कॉल किया। ठीक, तो हमको कॉल किए हैं 3:34 में, 3:34 में सुबह फोन किया। हम उस समय सोए हुए थे, तो फिर जब मेरा 6 बजे नींद खुली तो मोबाइल जब देखे तो फिर उनको कॉल हम रिटर्न किए। कॉल रिटर्न किए तो वो बोले कि देखो सो पीछे रोकी अभी आए नहीं हैं, सो देखो कहाँ है, रात से घर पर नहीं। तो फिर हम बोले ठीक है, सो फ्रेश होकर के जो है जाते हैं, देखते हैं कहाँ। उसके बाद हम जहाँ उसका बैठकी था, बूढ़ानाथ में था उनका बैठकी, तो फिर वहाँ बूढ़ानाथ गए, मंदिर वगैरह सगरे घूमे, जाकर के देखे तो कहीं नहीं मिले। फिर हमको लगा कि हो सकता है कि ऊपर में हो, छत पे वहीं सोया हुआ हो। तो ऊपर जब गए तो देखते हैं टंकी में गिरे हुए थे, और उस समय जो उनकी मौत हो चुकी थी उनके पहले। तो उसके बाद जो फिर हम वीडियो कॉल पे जो है उनका भाई जो USA में रहते हैं, जो उनको कॉल किए थे, उनको वीडियो कॉल पर दिखाए। उसके बाद फिर जो अगल बगल थे उनको बोले, उनके चचेरे भाई थे बगल में, उनको भी बुलाए जा करके। उसके बाद फिर घर में कौन कौन रहते थे? घर में एक वो रहते हैं, एक उनकी मम्मी। क्या करते थे? कुछ नहीं, घर पे सिर्फ घर देखना, मम्मी का सेवा वगैरह करते थे। आप कौन? हम सोच लीजिए तो एक तरह से पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी, उनके घर का एक तरह से केयर टेकर मान सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मनीष उर्फ सत्या। भागलपुर के लालूचक में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई है और साथ ही घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि भागलपुर के इशाक चक थाना क्षेत्र अंतर्गत लालूचक मोहल्ले में आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मनोज रजक के मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिससे घर में रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार ये हादसा खाना बनाने के दौरान हुआ है और पहले गैस सिलेंडर में आग लगी, जो तेजी से फैलते हुए पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। कुछ ही देर बाद सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। सामान रखा था आपका भी, दोनों साथ में घर था, तो आप दोनों गोतनी हुए हैं? दोनों बहन हैं? हम 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 भाई का शादी हुआ है, ये दोनों हो गया, एक हम हो गए। क्या नाम हुआ? और बच्चा सब घर में था, मेरा जोर से बोलो। करके चल गया, इसका पापा भी काम पे चल गया। खाली वही रखी को बची नहीं। घर में आग लग गया, इसलिए हम आए तब में यहाँ पूरा जला हुआ, लेकिन आदमी बचा नहीं। सिलेंडर भी ब्लास्ट किया है? क्या को सिलेंडर ब्लास्ट किया? अच्छा, कितना का माल नुकसान हुआ आपका? 5 लाख है। घर में घर बनाने के लिए पैसा भी कितना पैसा रखे थे? 2 लाख रुपए जल गया वो। घर बनाने के लिए पैसा रखा। अच्छा, सब इधर उधर से कर्जा वर्जा मांग के जो है लाई बेचारे के घर बनाएंगे। 10,000 का राशन लाए, सब मेरा राशन भी खत्म हो गया, कल लाए थे। अच्छा, सब जल गया। 2 मकान था, टीवी था, सब खत्म गया, पलंग था, सब खत्म हो गया, गद्दा उद्दा सब, चौकी तोकी सब। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। मोबाइल से सूचना मिला था कि इसाक चक गुमटी के बगल में घर में आग लगी है, तो हम लोग फर्स्ट में वहाँ से 2 छोटी और एक बड़ी गाड़ी भेजे। फिर सूचना मिला, अफवाह फैला कि सिलेंडर विस्फोट कर गया, तो एक और बड़ी गाड़ी भेजे, लेकिन यहाँ आने के बाद सिलेंडर विस्फोट नहीं था, क्योंकि काफ़ी संकीर्ण जगह था और आग बुझाने में काफ़ी कठिनाई हुई। आप देखें कि सारे कर्मचारी कितना मुश्किल से उस आग पर काबू पाए हैं। अभी आग पर हम लोग पूर्ण रूप से काबू पा लिए।
तो यहाँ तक आने में कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आप भिकनपुर देकर आए? थोड़ा सा ट्रैफिक प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन उसी में हम लोग किसी तरह से व्यवस्था करते हुए और फिर ट्रैफिक डीएसपी सर को भी फ़ोन की मोबाइल से बुलवाए और उनके द्वारा भी सहयोग करके क्लियर कराया गया। तो हम लोग तत्काल ही पहुंच गए। आप देख सकते हैं किसी घर में आग लगी थी, उस घर के अलावा किसी घर को हम लोग नहीं जलने दिए। तो किसी और आदमी का कोई नुकसान हुई हुआ? कुछ कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी तरह का जान माल की क्षति नहीं है। बताया जा रहा है 2 लाख रुपया, कुछ सोना भी जल गया। वो तो खैर अभी कोई इस तरह का साक्ष्य हम लोग को नहीं दिखा जला हुआ रुपया, लेकिन उसका जांच होगा, फिर जांच के बाद उस पर स्पष्ट बयान दिया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नगेंद्र उपाध्याय हुआ, मैं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी भागलपुर के पद पर पदस्थापित हूँ। मनोज रजक, मंटू रजक, हम लोग उसका बड़ा भाई है। आग कैसे लगा पता नहीं है। छोटी बच्ची एगो छोटी बच्ची है, वही बच्ची देखी है, सब्जी बना रहे थे, सब सारा सब आगे में ही है। तो छोटी बच्ची देखी तो बोली पापा मनोज चाचा के घर में आग लग गया और हम जा रहे थे नहाने। सबसे पहले जो है हम अपना सिलेंडर बाहर किए, उसके बाद फिर जो है हम लोग सब भिड़ गए आग बुझाने में। अब आग किधर से आया नहीं आया ये पता नहीं है। कितने लाख का गया सामान? ये करीबन 9 बजे के बाद। कितना पैसा का नुकसान हुआ? पैसा बारे में तो हमको नहीं मालूम, उन्हें को मालूम है। वो मेरा भबाऊ है, ये मकान है मेरा पत्नी भी काम पर गई, हम भी मजदूरी सब काम नहीं करने वाले हैं। कोई मतलब आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ? आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक भाई है, 2 बच्चा थे घर में, वो बाहर निकल गए, हाथ जला है बुझाने में। हाँ, आग बुझाने में मोहल्ला रिंकू है, रिंकू नाम है, वैसे और नाम उनका नहीं जानते हैं। रिंकू तांती पूरे मोहल्ले का, हाँ बगल का ही है। पूरे मोहल्ले का नाम बताइए। कि हम अपना संजय रजक, पिता स्वर्गीय रजक, पिता स्वर्गीय अशोक रजक। 31 दिसंबर की शाम वी गार्डन मैरिज हॉल में होगी न्यू ईयर सेलिब्रेशन और साथ ही इसकी तैयारियां अंतिम चरण में। भागलपुर में नए साल के आगमन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में 31 दिसंबर की शाम वी गार्डन मैरिज हॉल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर मैरिज हॉल परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। साज सज्जा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है और साथ ही है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। आयोजकों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश के लिए टिकट की व्यवस्था की गई है। सिंगल टिकट 300 रुपये और कपल टिकट 600 रखा गया है और साथ ही आयोजन स्थल वी गार्डन मैरिज हॉल गोहर चट्टा चौक से सिकंदरपुर पानी टंकी के बीच उपस्थित है। और साथ ही आयोजकों का कहना है कि लोग अपने परिजन और दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत कर सके, इसके लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। शहर के लोगों ने इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता देखी है और साथ ही 31 दिसंबर की शाम बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। खबर भागलपुर से है, जहां भारी मात्रा में स्कॉर्पियो कार से गांजा बरामद किया गया। आपको बता दें कि एक कार्रवाई के तहत भागलपुर नवगछिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में वाहन चालक सहित 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार और स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर चलाई जा रहे अभियान का हिस्सा है और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन से भारी मात्रा में गांजा नवगछिया की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कदवा चौकी के पास वाहन जांच अभियान चलाया और जांच के दौरान टीम ने स्कॉर्पियो को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी में वाहन से कुल 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और साथ ही मौके से वाहन में सवार खगड़िया निवासी संतोष कुमार और वाहन चालक मधेपुरा निवासी मिंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उस वाहन से कुल 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है।
आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस? नौगछिया पुलिस लगातार हम लोग के द्वारा अवैध मादक पदार्थ हो या शराब हो, इसके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी करते रहते हैं। इसी क्रम में हम लोग को 26 दिसंबर 2025 में सूचना प्राप्त हुई कि कदवा थाना के क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ का ट्रैवल किया जा रहा है वहाँ से। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही कदवा थाना के द्वारा वहाँ पे चेकिंग लगाई गई और व्हीकल को पकड़ने के लिए हम लोगों ने चेकिंग लगाई। उसमें DIU की टीम भी शामिल थी। इसी क्रम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका नंबर BR11 BD 5883, उसको रोककर जब तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में कुल 201.6 किलोग्राम गांजा उसमें हम लोगों को सीज़ किया गया। साथ में 2 मोबाइल भी थे और उस उक्त वाहन में 2 अपराधकर्मी थे जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम है संतोष कुमार, जो कि परबत्ता खगड़िया का रहने वाला है, जिला खगड़िया। और उसमें जो चालक था उसका नाम है मंटू सिंह, जो कि थाना फुलौर, जिला मधेपुरा का रहने वाला है। दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया और जो गांजा था, जो कि टोटल बाद में जब उसको कैलकुलेट किया गया तो 201.6 किलोग्राम गांजा था, उसको भी हम लोगों ने सीज़ किया है। उक्त दोनों अपराधकर्मियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल बॉर्डर से ये लोग रानीगंज क्षेत्र से वहाँ से ये लोग गांजा लेकर आ रहे थे और इसको आगे भागलपुर लेके जा रहे थे। इसमें जो जहाँ जिस व्यक्ति से इन लोगों ने लिया, जो कि हमारा बैकवर्ड लिंकेज होगा, और जिसको ये बेचने जा रहे थे भागलपुर में, उस व्यक्ति को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनके मोबाइल को भी हम लोग सीज हम लोग ने किया है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। इसमें टेक्निकल एविडेंस लाकर जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज उसको भी हम लोग लाएंगे और उन उक्त अपराध कर्मियों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें यही 2 लोग शामिल थे, इसमें और कोई नहीं? इनके द्वारा जो अभी तक अनुसंधान में आया है, इन लोग के द्वारा बताया गया है कि ये लोग रानीगंज क्षेत्र से नेपाल बॉर्डर से लेके आ रहे थे और भागलपुर की तरफ जा रहे थे उसको बेचने के लिए। तो उन दोनों उक्त व्यक्तियों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन लोग को भी आइडेंटिफाई करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको भी एज पर जो हम लोग के एविडेंसेस आएंगे आगे, उनको भी हम लोग पकड़ेंगे। गाड़ी इसी का था कि किसी और? गाड़ी उक्त जो व्यक्ति है उसी की बताई गई है, बट हम लोग इसको एक बार DTO ऑफिस से ज़रूर वेरीफाई करेंगे कि गाड़ी किसके नाम पे। इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ, खगड़िया और फुलौर में आपसी संबंध? हाँ, तो इन लोग के द्वारा अभी तक जो है ठीक से इन लोग से जो पूछताछ हुई है उसमें इन लोग के द्वारा बताया गया है कि इन लोग को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था और कुछ चंद पैसों के लिए इन लोग के द्वारा ये सब काम किया गया है। पर इसमें हम लोग ठीक से अनुसंधान करेंगे। इन लोग का सारा जो CDR होगा, इनका जो टेक्निकल एविडेंस होगा वो भी हम लोग चेक करेंगे, कैसे ये लोग संपर्क में आए, कैसे उक्त व्यक्ति जिससे भी इन लोगों ने गांजा खरीदा उससे ये लोग कैसे संपर्क में आए, वो सब हम लोग लिंकेजेस जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड हम लोग करेंगे और उसके हिसाब से जिन लोग का नाम आएगा उन लोग को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सुल्तानपुर के सफाई कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से मुलाकात की और साथ ही विधायक ने उन सभी की समस्याओं को सुनते हुए उन पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मियों को वेतन व PF का भुगतान नहीं होने पर 5वें दिन हड़ताल जारी रखते हुए रविवार को स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर सभी सफाई कर्मियों ने अपनी मांग रखते हुए अपनी आप बीती सुनाई है। वहीं स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने सफाई कर्मचारियों की बात सुनते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार से दूरभाष पर बातचीत करते हुए सफाई कर्मियों की समस्या की निदान करने की बात कही है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार ने सफाई कर्मचारियों से मंगलवार को एक बैठक करते हुए सभी सफाई कर्मियों को समस्या निदान करने की बात कही है।
हम लोग का ये है कि जो कि पहले कल्पतरू कंस्ट्रक्शन जो काम करवा रहे थे राम प्रवेश मृत्युंजय, उनके रीजन में जो है 2 महीना का वेतन और 18 महीना का EPF हम लोगों का बाकी है। और जो है हम लोगों को जो है आज तक जो है बरगलाते चल रहा है। चेयरमैन साहब के पास जाते हैं तो बोलता है ठीक है ठेकेदार आएगा तब होगा। ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो ठेकेदार बोलता है चेयरमैन साहब चेक नहीं काट रहा है तो हम आपको भुगतान कहाँ से करेंगे। तो जब बात रहा ऑफिस चेयरमैन साहब से ठेकेदार से ऑफिस का अगर सिलसिला है तो ऑफिस में दोनों ठेकेदार को बुला करके या कल्पतरू को ही बुला करके जो है उससे ब्यौरा लेकर के जो है लेबर को भुगतान कर दीजिए। लेबर का न सावन भादों का आज तक इतना दिन से हम लोग का पूर्वजों खट रहा है नगर परिषद में कूड़ा करकट उठाते हुए, आज तक सावन भादों का पैसा हम लोग का कभी नहीं रुका। इस वर्ष जो है हम लोगों का 2 महीना का वेतन क्यों रुका गया? अगर ठेकेदार तो आया है ऑफिसे के थ्रू ना, तो वही पहले का वेतन को लेकर आप लोग हड़ताल किए हैं? पहले के वेतन के लेकर हड़ताल किए हुए हैं। और जो नया NGO जो आए हुए हैं वो जो है हमारे 4-5 मजदूर को जो है काम से बैठा दिए हैं। पैसा के लेकर के उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा था तो हम उनको बोले कि आप अकाउंट लेकर के आइए, चलिए ब्रांच। तो हम जो है ब्रांच लेकर के गए। ब्रांच में हम बोले कि ठीक है आपका रिटर्न मार दे रहा है ना सर पैसा, हम इसको कॉलेजिया मलिक को लेकर के जाते हैं। तो वहाँ जब गए बोले 200 रुपया आप लीजिए और जमा फार्म लीजिए। लेने के बाद जो है इसमें अगर खाता में प्रॉब्लम रहेगा तो पैसा रिटर्न मारेगा 200 रुपया। जब ठेकेदार का पैसा रिटर्न मारा तो खाता वाला ही पैसा रिटर्न मारना चाहिए 200 रुपया। जब वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके जमा फार्म में जब जमा किए तो पैसा एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किया तो हम ठेकेदार को फ़ोन किए कि सर इसका जो है खाता तो क्लियर है। तो फिर बोला कि नहीं IFC कोड में इसका प्रॉब्लम हो सकता है। बोली छोटा सा बात के लेकर के सर IFC कोड जब प्रॉब्लम है तो उसको तो काम करते हुए IFC कोड जो है ठीक हो सकता था। लेकिन उसको है 4-5 लेबर जो है, एक महिला भी है, 2-3 महिला को भी बैठाया गया है और 2-3 जेंट्स को भी बैठा दिया गया है कि अगले बार के हड़ताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल में ठेकेदार साहब हम लोग से वादा किए थे कि किसी को भी काम से नहीं निकाला जाएगा, किसी भी हालत में काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो जब सर मजदूर को निकाला गया इसलिए कि आप लोग हड़ताल किए? मजदूर को निकाला गया और सही ढंग से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। काम करते हैं 28 दिन, 25 दिन, हाँ काम करते हैं हम लोग 25 दिन का ही हाजिरी देता है। काम करते हैं हम लोग 28 दिन, कोई 29 दिन, कोई 28 दिन, कोई 27 दिन रहता है। कोई डबल भी किया है छठ पूजा में, कितना मजदूर डबल भी किया है, लेकिन डबल का आज तक हाजिरी हम लोग को मिलवे नहीं किया। सही से भुगतान नहीं दिया, सही से भुगतान नहीं दिया गया। वो भी भुगतान दिया गया अभी तक हमरा, इसीलिए हड़ताल किया, इसीलिए करके हड़ताल किए हैं। ठीक, अभी तक हमरा भी है पैसा। अभी तक क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को मानदेय वेतन जो न्यूनतम वेतन है हम लोग को दिया जाए और जो हम लोग को PF का प्रूफ दिया जाए। और उसके बाद जो है हम लोग को जो 18 महीना का जो EPF है और 2 महीना का जो भुगतान है, जब तक ये हम लोगों को नहीं मिलेगा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। नाम बता दिए। मेरा नाम पवन कुमार मल्लिक। सफाई मजदूर का सभी भाई बंधु सब मिल करके हड़ताल किए हुए हैं। कितने लोग मजदूर हड़ताल? सभी साथ हैं, सभी के सहमत से। कितना लोग हड़ताल पे हैं? टोटल लेबर 350 लेबर है। 350। हाँ। दूसरा बात यह है सर कि हम लोग को वेतन जो है सही नहीं मिलता है और वेतन हम लोग का जो है सर बेईमानी कर लेता है। जितने भी मजदूर वर्कर हैं खटने वाला सर, कितना वेतन मिलना चाहिए? वेतन हम लोग को मिलना चाहिए सर यदि 448 रुपया और 428 देता है। और उसके बाद पैसा भी मांगते हैं तो डायरेक्ट काम से बैठा देता है, बोलता है कि आपके लिए कम नहीं है, पैसा लीजिए और घर जाइए। नया जो NGO है हमको भी बैठाया है सर, मेरा 5 को लेबर को भी बैठा दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंभू मल्लिक है। और किन किन को बैठाया है? लेबर को बैठाया है यहाँ बताओ, नाम बताइए। कॉलेज मल्लिक है और कॉलेज मल्लिक है, रीता देवी है, उस सबको बैठाया है। 3 ठोहार है उसको भी बैठाया है, संतोष मल्लिक है उसको भी बैठाया है। इस तरह से हम लोग के साथ शोषण करता है ये लोग का साफ कहना है कि यहाँ खटना है तो हमरा मनमानी से खटना होगा, तुम्हारे कहने से अब तुम्हारा बात नहीं चलेगा, जो हम कहेंगे वही करना होगा। सोनू से जब पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो सोनू कहता है कि हम नहीं जानते, वो ठेकेदार जानेगा। ठेकेदार के पास जाते हैं तो डायरेक्ट बोलता है चेयरमैन के पास जाओ। चेयरमैन साहब को बोलते हैं तो कहता है ऑफिस जाओ। कैसे कहाँ दिन साहब हम लोग भूखे मरेंगे? दुकानदार का उधार खाए हुए हैं, 3 महीना हो गया पैसा नहीं दिया। कि ट्रेन का टिकट कटा देते हैं, चल जाइए बाहर। और हम 42 दिन काम किए हैं, पैसा हमको 25 दिन का मिला है और पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो और धमकी देता है।
डायरेक्ट बोलता है कि तुम्हारा पैसा है यहाँ जो तुम आते हो। जो शिकायत है नया एनजीओ से या पुराना एनजीओ? नयका से भी शिकायत है और पुरनका से भी शिकायत है हम लोग का। पुरनका के यहाँ पीएफ बाकी है मेरा 18 महीना का और 2 महीना का सावन भादो वाला पैसा बाकी है जो हमको अभी तक नहीं मिला है। ऐसे जो तकलीफ और नया वाला से यह तकलीफ है कि पीएफ हम लोग के बिना पूछे हुए काट लेता है, किसी का 3000 किसी का 4000। और दूसरा क्या चीज़ है कि हम लोग जब जाते हैं, हमारा काम है 28 दिन का तो पैसा मिलता है 25 दिन का। पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो धमकी देता है कि तुम्हारा यहाँ है क्या जो पैसा देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंभू मल्लिक है। खबर भागलपुर से है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने 10 बीघा धान के टाल में लगाई आग और साथ ही 2 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। भागलपुर में असामाजिक तत्वों ने धान की तैयार फसल में आग लगाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। घटना में करीब 10 बीघा की फसल जलकर राख हो गई है, जिससे किसान को लगभग 2 लाख रुपए की अधिक से नुकसान हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है मामला सनोखर थाना क्षेत्र के धनोरी गांव के 500 मीटर दूर बहियार का है। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने यह घटना देर रात अंजाम दी है। आग लगने की जानकारी गांव के लोगों को सुबह हुई। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। हादसे के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आपको बता दें, आग लगाने वालों की पहचान नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि धान की फसल पोखर के पास एकत्र कर रखी गई थी और आग लगने से 4 सकुआ के पेड़ भी जल गए हैं। और साथ ही मुखिया प्रतिनिधि विनय शाह ने बताया कि आग रात में लगाई गई होगी क्योंकि सुबह तक फसल पूरी तरह जल चुकी थी। उन्होंने कहा कि आते जाते कुछ लोगों ने फसल में आग लगती देखी है, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई है। विनय शाह ने बताया कि 4 गरीब किसान परिवार जलधर मंडल और साथ ही शिवलाल मंडल, संजय मंडल और राजेश मंडल ने मिलकर अपनी धान की फसल कटाई के बाद पोखर किनारे एकत्र की थी। सभी ने पोखर के किनारे धान जमा किया था। गरीब परिवार होने के कारण इस हादसे से उन पर संकट का गहरा पहाड़ टूट पड़ा है। आग लगने से पूरी फसल जलकर राख हो गई है। पीड़ित किसानों के अनुसार इस आगजनी में करीब 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। बगीचों पूरा मायूस की दिक्कत है। 1 बीघा हम लोग जरी 1 बीघा मैंने की करबे तुम दिन सब कर घर कर लिया, सब चीज जल की करबे अब मेहनत से खेती कर लो तब ना। बच्चा लोग छोटा छोटा बच्चा, यानी कि साल भर यही जो धान उपज होता था उसी से खाते थे आप लोग? हैं क्या बोले? धान जला दिया तो खाने को नहीं, इतना तो ठंडी में टूटा के पानी में काट लाए सब्जी खाएंगे हम सब। किसने कितना दुश्मनी था धाने से, धान जला दिया सब उतना। कभी बच्चा को ले जाके ठंडी में काटते हैं, कभी बच्चा दोनों बच्चा लग जाएगा काटे उसको पूरी नहीं हो जाएंगे, हाँ सब नहीं गल जाएगा। कभी बच्चा को परा छुरा के ले जाते हैं धान काटने, हाँ काट के लाए। हम लोग नहीं जाने थे, चोरी किया है, डकैती में हो गया, शाम में दिया, रात में लगा है। हम लोग नहीं जुना, हमसे दुश्मनी किसी से नहीं है। जिसका दुश्मनी उसी शक में हमको लपेट लिया, यही किया है हम लोग को। किसका दुश्मनी? जिसका दुश्मनी है उसी साथ में ले लिया हमको पता नहीं बात कि हमको उसका दुश्मनी होगा तो हम किससे ले जाएगा। कहाँ का दुश्मन है होगा? वो दुश्मनी है अभी 2 महीनों पहले किया है दुश्मनी, इसलिए दुश्मनी आग पैदा किया है। दुश्मनी से आग लगा दिया? हाँ दुश्मनी से आग लगा दिया हम लोग धान में। खेती कितना बीघा में खेती किए थे इस बार? खेती तो 2 बीघा का था। और कब वहाँ टाल लगा के रखे थे? टाल लगा के तो कब से भी रखे थे वहाँ। उसके बाद हमको जानकारी मिला 3 बजे करीब, तो यहाँ से गए तो पूरा जल के एकदम राख हो गया था। टाल में पूरा आग भी लहक रहा था, तो उसमें तो जलिए गया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कोई किसी से मतलब ये नहीं था। और
लग गया। किसी ने कोई दुश्मनी से लगाया होगा उसमें आग। आपका कितना धान था? 2 बीघा का था। आपने 2। अच्छा अच्छा। 2 तो बीघा कितना का नुकसान हुआ होगा आपका लगभग? अरे वहाँ तो वही 8-10 बीघा का धान सभी मिला के धान था वहाँ, ताल लगा हुआ और सब जल के मतलब खराब हो गया। अभी तक कहीं कुछ शिकायत वगैरह की है? कुछ नहीं। अभी तो मतलब साहब को भी फोन किया तो बोला कि हमारी तरफ से कोई नहीं है। तो विधायक जी से भी बात किए तो बोला कि नहीं, आवेदन दे थाना में, कुछ उसका प्रक्रिया फिर करेंगे। वहाँ बिहार है ना, वो पोखर है। जगह का क्या नाम है? बेला पोखर है। अच्छा अच्छा। कितना आपको कितना बीघा में आग लगा है? कितना? आग तो करीबन 10 बीघा का वहाँ सभी का रखा हुआ था। इसमें से किसी का 2 बीघा, किसी का 6 बीघा, किसी का 2 बीघा, ऐसे करके सबका। यानी सबका सटा हुआ ही था? हाँ, सबका सटा हुआ था, मतलब रखे थे वो। अच्छा। पूरा जल गया? पूरा वो तो जैसे खबर मिला गया तो पानी भी कुछ डाल रहा, तो पानी डालने से क्या होगा? इतना बड़ा आग में लग गया, सब नीचे आ गया धस के। तो कोशिश किया, नहीं हुआ। तो अब आप लोग जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? जो उसमें मुआवजा हुआ अभी जो सामने है, हम लोग और क्या बोल सकते हैं? उसमें जन मजदूर लगा के बहुत मेहनत करके किसी तरह इतना पानी से कट के निकल आए। ये कब जानकारी मिली कि आपके जो है टाल में आग लगी है? 3-3:30 बजे लगा। 3:30 बजे। कितना धान था? हमारा धान था वही 6 बीघा लगभग। 6 बीघा। अपना खेत या बांटी भौली करते? भौली करते हैं। बताइए। तो क्या लग रहा है कि जो आग लगा कैसे लगा होगा? हमको पता नहीं है कैसे लगा, लेकिन कि हल्ला किया यही जलधरे इसके भंसिया ने। मैं गया तो ना से देखे हम लोग सभी आदमी मिल कर को कि सही आग लगा है, नहीं बुताने सके, सब जलिए गया था। सब जलिए गया था। वही 12 बजे की 11 बजे लगभग लगाया होगा, हमको पता नहीं है हम लोग को। तो इस सब यानी कि टाल एकत्रित करके वहीं रखे? लंबा था, ऐसे छोटा छोटा बीच में भी था, लेकिन वह सब में लगा हुआ था। देखा गभोरी तभोरी से लगाया है, जला करके 2-4-5 जगह। हाँ साहब, बात तो सही है। हमको सुबह जो है करीब 5 बजे भोर में गया, जिनका धान जला था राजेश मंडल, जलधर मंडल, शिवलाल मंडल, 4 आदमी का धान जला है सही माने। और जाके हम स्पॉट पर जाके देखे कि सही आग लग ही रहा था, अभी भी ऐसे जल रहा है। वहाँ जाके हमने देखे और कहे कि किसी का अगर किसी से कोई दुश्मनी है या कोई बात है तो बोला कि नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। सोचे कि सलाह तो काम बहुत गलत कर दिया, जिसने किया तो बहुत गलत काम किया। वही तो जाके हमने देखा और सीओ साहब को भी सूचना किए, थानादार को भी हमने बोले, और थानादार भी ने 112 को कॉल किया था, वही आए और प्लॉट भी चेक करके गया। उसने भी सलाह बददुआ ही दिया। खबर किशनगंज से है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति के दिवस के अवसर पर एक आयोजन किया गया। आपको बता दें कि किशनगंज में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर भाजपा जिला कार्यालय में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अटल जी केवल एक नेता नहीं बल्कि राष्ट्र के विचार थे, और साथ ही उन्होंने बताया कि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना और साथ ही कारगिल विजय, परमाणु परीक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसलों से भारत को एक वैश्विक मंच पर मजबूती मिली है। और साथ ही सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष दुलाल जीत सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन सिंह और साथ ही जिला प्रवक्ता कौशल किशोर यादव, सुशांत गोप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे।
बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 100 वर्ष के शताब्दी समारोह में पूरे देश के अंदर अटल जी के ऊपर व्याख्यान चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर परमाणु परीक्षण करके पूरे दुनिया को भारत की ताकत बताने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे प्रशासक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही समय ही वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत इस देश में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौराष्ट्र से सिलचर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चतुर्भुज रोड योजना की भी शुरुआत की और एक 4 लेन 6 लेन रोड भी उन्हीं के समय बना था। अटल जी एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे, सहृदय कवि थे। उनकी कविता आज भी जो है हम लोगों को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में दिखाई पड़ता है। अटल जी का सबसे बड़ा जो हमें आज देखने को मिल रहा है, उन्होंने गठबंधन की राजनीति भी सिखाई थी। अटल जी के समय में ही गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी और आज देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये अटल जी ने ही गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की थी। सहरसा मंडला कांड में कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आपको बता दें खबर सहरसा से है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से है। मंडला कांड में कैदी की हत्या का आरोप परिजन ने लगाया। कैदी सुनील शाह की गला रेत कर हत्या का आरोप परिजन लगा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें दुष्कर्म केस में 22 महीने से मंडला कांड में बंद था। वहीं मंडलाकार प्रशासन ने की ओर से कोई भी पदाधिकारी सदर अस्पताल में मौजूद नहीं थे। वहीं कई बार संपर्क के बावजूद भी कोई फोन तक नहीं उठाना मुनासिब समझा। इस बाबत मृतक कैदी सुनील शाह के भाई ने मानो आपको बता दें दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाया गया। उन्होंने कहा जो लगभग 22 महीने से जेल में बंद था, आज अचानक जेल से फोन आया कि उनका भाई की तबीयत खराब हो गई है, सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब सदर अस्पताल पहुंचे तो भाई मृत था और गला रेता हुआ था, जो हत्या लग रही है। और साथ ही वहीं पूरे मामले में जेल प्रशासन से कोई भी अधिकारी सदर अस्पताल में मौजूद नहीं थे। वहीं सदर थाना की पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। हुआ अभी पूरा 2 साल से जेल में थे। हाँ। रेप केस में फंसा देते हैं। हाँ। तो क्या हुआ अभी? उसको मार दिया है। कैसे? गला काट के। कहाँ था? जेल में था? हाँ जेल में था। आप लोग को कब सूचित किया गया? 2 बजे। कौन सूचना दिया? मालूम नहीं था, नंबर से फोन आया था जो ऐसे सीरियस है आइए। कहाँ से फोन आया? यहीं से फोन किया था। मंडल का रखा। हाँ। तो कितने दिनों जेल में था? 2 साल में 2 महीने कम है। क्या कैसे ये मौत हुई? उसको रेप केस में फंसा के उसको गला काटा हुआ है। गगल काट के हत्या किया गया। क्या नाम है आपका? कितने दिन से जेल में रहे बंद? 2 महीना कम छे, 2 साल में। 2 साल में कौन मामला में गले जेल? अपने लड़की कबाड़ लगा लो के बेटा के छौरी छले तो हमरा बेटा के नाम लगा देलके। की नाम से कते उम्र से? की नाम से कते उम्र से? सुनील कुमार नाम छे। कहाँ छौ बाबू हमर बेटा हो? कतो का रहे वाला छे? हो बाप कता छौ पिंटू रे? बोलो ना। खबर कानपुर नगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर निःशुल्क सुविधा के लिए शुल्क लेने पर डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें खबर कानपुर से है, जहां पर निःशुल्क सुविधा के लिए भी शुल्क लेने पर डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही सख्ती से इसका कड़ाई से पालन करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कानपुर नगर में अत्यधिक ठंड होते हुए और इसको देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज सुबह करीब 7:45 पर घंटाघर स्थित शेल्टर होम रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया है। ये रैन बसेरा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नव सृजन सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय रैन बसेरे में केयरटेकर अमर सिंह उपस्थित पाए गए। निरीक्षण में सामने आया कि स्टील के ढांचे से अस्थायी रूप से निर्मित इन रैन बसेरों में ठहरने की क्षमता 24 व्यक्तियों की है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। मौके पर ना तो रसोई घर की कोई भी व्यवस्था थी और ना ही वहां पर दरी चादर मौजूद थे, लेकिन उनकी साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई और साथ ही इसके अलावा बाल्टी और मग जैसी आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रैन बसेरे में उपलब्ध नहीं थी। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबरों की भी जांच की गई। 2 मोबाइल नंबरों पर इनकमिंग कॉल बंद मिली
जबकि अन्य नंबर पर विवेक कुमार से संपर्क स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि वे बीती रात लगभग 9 बजे रैन बसेरे में आए थे और सुबह करीब 5:45 बजे वहां से चले गए हैं। निरीक्षण के दौरान नवसृजन सोसाइटी के प्रतिनिधि द्वारा रैन बसेरे में रात्रि निवास करने वालों से 20 रुपए लेने की पुष्टि हुई, जिसके उपरांत डीएम ने उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तथा जोनल अधिकारी से खराब पर्यवेक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण भी तलब किया है। इन कमियों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और साथ ही मौके पर मौजूद केयरटेकर को फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया है और साथ ही नगर निगम क्षेत्र के सभी रैन बसेरों का नियमित रूप से स्वयं निरीक्षण किया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि रैन बसेरों की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है और साथ ही सभी रैन बसेरों में स्वच्छ बिस्तर, पेयजल विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी अगर कोई भी लापरवाही पाई गई। आपको बता दें, रैन बसेरों में सभी तरह से स्वच्छ बिस्तर, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई व्यवस्था, इमरजेंसी प्रकाश व्यवस्था तथा ठंड से बचाव के लिए अलाव सहित सभी आवश्यक सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित कराई जाए और ताकि निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी उनको दी गई है। खबर मिर्जापुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बच्चों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ के बघौड़ा में ओम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य संजय सिंह और साथ ही प्रबंधक प्रदेश सचिव अपना दल एस मुन्नर सिंह पटेल ने केंद्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र व मोमेंटो भेंट कर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में बच्चों को रुचि रखना चाहिए और शिक्षा हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। ओम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिक उत्सव के लिए उनको बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना की। वार्षिक उत्सव के दौरान आदि अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। शारीरिक जो उनकी गतिविधि थी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। बच्चे स्कूल से आते हैं और किसी न किसी स्क्रीन में जाकर चिपक जाते हैं। पहले, आज से कुछ दशक पहले की परिस्थितियां अलग थी। बच्चे खेल के मैदान में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, तमाम तरीके की शारीरिक गतिविधि होती थी, बच्चे स्वस्थ रहते थे। और खेल कूद, ये तमाम किस्म की जो गतिविधियां होती है, इसका प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पे नहीं होता, बल्कि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी होता है। तो सबसे पहले तो माता और पिता इस बात को जरूर ध्यान रखें कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन या ऐसी चीजें देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके बच्चों के पास है भी, मान लीजिए आपके घर में ये सब चीजें हैं, कंप्यूटर है, आईपैड है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, ये सब है भी, तो कम से कम इतना अनुशासन आपको रखना होगा कि कितना समय बच्चा उस पर व्यतीत करेगा। बस लगे पड़े हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस पर आपको अपने अनुशासन का डंडा रखना होगा। और ये तय कर लीजिए कि बच्चा आधा 1 घंटा रोज, चाहे सुबह चाहे शाम,
बच्चा किसी ना किसी खेल कूद की एक्टिविटी में जरूर वो भाग ले, कुछ भी करे जो भी उसे पसंद हो। अगर उसे केवल रस्सी कूदना ही पसंद है तो वही करे, अगर उसे दौड़ लगाना पसंद है तो वो करे, उसे कोई किसी भी किस्म का खेल खेलना है तो करे, लेकिन शारीरिक गतिविधि जरूर। एक काम तो आप ये करिए, समय सीमित करिए, और दूसरा ये भी आप निगाह रखिए कि मान लीजिए आपने तय किया कि 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होगा। पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित इस संस्थान के प्रबंधक, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुन्नर सिंह जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संजय सिंह जी, सभी हमारे विद्यालय के शिक्षकगण, आए हुए सभी अभिभावकगण, विद्यालय में अध्ययनरत सभी हमारे छात्र छात्राएं, और यहाँ पर उपस्थित मेरी पार्टी अपना दल से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, मैं सबसे पहले समस्त विद्यालय परिवार को और प्रबंध तंत्र को इस विद्यालय की स्थापना के साथ साथ इस विद्यालय के प्रथम वार्षिकोत्सव के अवसर पर बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। खास तौर से मैं प्रबंध समिति का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इस ग्रामीण अंचल में आपने इस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों को बेहतर शिक्षा का एक वातावरण अपने इस संस्थान के माध्यम से प्रदान किया है। और सभी शिक्षकों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि ये शिक्षण संस्थान कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा, प्रबंध तंत्र के समर्थन के साथ साथ आप सभी की इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है। और सही मायने में शिक्षकों के योगदान के बिना कभी भी उच्च कोटि का शिक्षण संस्थान बनकर तैयार ही नहीं हो सकता। एक शिक्षण संस्थान केवल भवन से नहीं बनता, बल्कि एक उत्तम शैक्षणिक वातावरण से बनता है। प्रबंध तंत्र आपको एक बेहतर भवन बना के दे सकता है, सारी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन उस भवन, उस परिसर के भीतर तमाम सुविधाओं के बीच में कैसा शैक्षणिक वातावरण है, ये हमारे शिक्षकों के हाथ में ही होता है। इसलिए आज के इस प्रथम वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं यहाँ के प्रधानाचार्य श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में कार्यरत सभी शिक्षकों को यही आग्रह करना चाहती हूँ कि ये शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र के एक बेहतरीन संस्थान के रूप में उभरे, ऐसा प्रयास आप सभी लोग खबर जौनपुर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जौनपुर दौरा रद्द हुआ है और साथ ही जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। 12:45 पर जौनपुर पहुंचने वाले थे डिप्टी सीएम। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का तय था कार्यक्रम। बीजेपी जिला अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का तय था कार्यक्रम। एबीवीपी के 66वें अधिवेशन में शामिल होना था और इसका कार्यक्रम था। जिला सूचना अधिकारी ने कार्यक्रम निरस्त होने की दी है पूरी जानकारी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।